सबके चेहरे उड़े हुए हैं। घर में खाना तक न पका है। आज छठा दिन है। बच्चे स्कूल छोड़े, अपने और पूरे परिवार की जिंदगी बवाल कर दिए। वही मार पिटाई, दौड़ धप्पा, वही उधम, जैसे कि 15 अगस्त आया ही ना हो। कमबख्तों को ये भी नहीं पता कि अंग्रेज चले गए और जाते जाते ऐसा गहरा घाव मार गए जो वर्षों रिश्ता रहेगा। भारत पर अत्याचार कुछ ऐसे क्रूर हाथों और शस्त्रों से हुआ है कि हजारों धमनियां कट गई, खून की नदियां बह रही हैं। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि कोई टाका लगा सके। कुछ दिनों से शहर का वातावरण ऐसे गंदा हो रहा था कि शहर के सारे मुसलमान एक तरह से नजरबंद बैठे हैं। घरों में ताले पड़े हैं और बाहर पुलिस का पहरा। और इस तरह अपने कलेजे के टुकड़ों को सीने पर मूंग गलने के लिए छोड़ दिया। वैसे तो सिविल लाइंस में अमन ही है, जैसा कि होता। ये तो गंदगी वही अधिक उछलती है जहाँ ये बच्चे होते हैं। जहाँ गरीबी होती है वही अज्ञानता के घोड़ों पर धर्म के ढेर बजबजाते हैं। और ये ढेर कुरेदे जा चुके हैं। पंजाब से आने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे अल्पसंख्यकों के मन में खौफ का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। गंदगी के ढेर तेजी से कुरेदे जा रहे हैं और दुर्गंध रेंगती रेंगती साफ सुथरी सड़कों पर पहुंच चुकी है। दो स्थानों पर खुला प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन मारवाड़ राज्य के हिंदू और मुसलमान इस प्रकार एक दूसरे के समान है कि इन्हें नाम, चेहरे या कपड़ों से भी बाहर वाले बड़ी मुश्किल से पहचान सकते हैं। बाहर वाले अल्पसंख्यक लोग जो बड़ी आसानी से पहचाने जा सकते हैं, वो 15 अगस्त की महक पाकर ही पाकिस्तान की सीमाओं से खिसक गए। बच गए राज्य के पुराने निवासी। तो न तो इनमें इतनी समझ थी और ना ही इनकी इतनी हैसियत कि कोई भारत और पाकिस्तान की समस्या इन्हें बैठकर समझा सके। जिन्हें समझना था वो समझ चुके हैं और वो सुरक्षित भी हो चुके हैं। बाकी जो ये सुनकर गए थे कि 4 सेर का गेहूं और 4 आने की हाथ पर लंबी रोटी मिलती है, वो लौट रहे हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद उन्हें ये भी पता चला कि 4 सेर का गेहूं खरीदने के लिए 1 रुपए की भी जरूरत होती और हाथ भर लंबी रोटी के लिए पूरी चवन्नी देनी पड़ती है। और ये चवन्नी अठन्नी न तो किसी दुकान में मिली न ही किसी खेत में होगी। इन्हें प्राप्त करना इतना ही कठिन है जितना जीवित रहने के लिए भाग दौड़। जब खुल्लम खुल्ला इलाकों से अल्पसंख्यकों को निकालने का निर्णय लिया गया तो बड़ी कठिनाई सामने आई। ठाकुरों ने साफ कह दिया, साहब, जनता ऐसे घुली मिली है। हमारा परिवार भी उसी श्रेणी में आता है। बाहर निकालने के लिए एक स्टाफ की जरूरत है। अम्मा, फालतू खर्च। ओ अम्मा, अगर आप जमीन का कोई टुकड़ा उन शरणार्थियों के लिए खरीदना चाहे तो खाली कराई जा सकते। जानवर तो रहते ही है साहब, जब कहिए तो वो जंगल भी साफ करवा दिया जाएगा। अब शेष रह गए कुछ गिने चुने परिवार, जो या तो महाराजा के चेले चाटों में से है और जिनका जाने का सवाल न था, और जो जाने के लिए तुले बैठे हैं, बस उनके बिस्तर बन गए। हमारा परिवार भी उसी श्रेणी में आता है। अम्मा, ओ अम्मा, हमें यहां से जल्द चले जाना चाहिए। आपको तो पता है बाहर के हालात क्या, दंगे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, सभी तरफ यही हालात है, फिर भी आपको लगता है कि हम यहाँ पर महफूज। देखो, हमें जाने की कोई जल्दी नहीं। मैं तो कब से ये कह के कब थक गया हूं कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली। जिंदा ही नहीं रहे तो क्या करेंगे दौलत का। मैंने तो ये तक सुना है कि ट्रेनों में जिंदगियां कम और लाशें ज्यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो तो किसी के कान पर जू तक न रेंगती और वर्षों समान न बनता। जो अल्लाह भला करे छब्बा का, वो पैदराना चलता।
अखंड हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में ये सब नहीं चलेगा। हमारा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। ऐसे कैसे कोई आके यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिख सकता है? ये पाकिस्तान थोड़ी ना है। देख छबा, तू मेरे बीच में ना पड़। तू मेरे बीच में मत आ। अम्मी, हाँ छब्बा, क्या हुआ? मैंने स्कूल की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया। मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद मिटाकर अखंड हिंदुस्तान लिख दिया। शाबाश बेटा। अल्लाह खैर करे, तूने बेहद नेक काम किया है। पर रूपचंद जी के नाती के साथ ना मेरी लड़ाई हो गई। तुम्हें पता है कि वो किसने लिखा था? वो तो मुझे पता नहीं माँ, पर जब मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद मिटाकर अखंड हिंदुस्तान लिख दिया तो वो छब्बा गुस्सा है और आकर मुझे मारने लगा। तूने उसे मुंह तोड़ जवाब तो दिया ना? अभी मैं जवाब देने ही वाला था, पर उतने में पुलिस की लारी आ गई। पुलिस वाले आए इसलिए बचाओ, वरना अच्छा मजा चखा था उसको। अच्छा तो बैठ, मैं तेरे लिए हल्दी और चंदन का लेप लेकर आई। तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? बैठ। मैं तेरे लिए नीम के पत्तों का लेप लेकर आती हूँ। जब भी गांव में हैजा या महामारी आती थी, तब भी अम्मी मेरी इतनी चिंता नहीं करती थी। लेकिन आज माँ ममता से बेकरार होकर दौड़ी और मुझे कलेजे से लगा लिया। पहले मैं जब लाला को पीट के आता था तो अम्मी मेरी जूतों से मरहम पट्टी करती थी। जब कभी भी छब्बा और मेरी लड़ाई होती तो हमारे घर में सबसे पहले मरहम पट्टी उसकी होती, फिर कहीं मुझे पूछा जाता था। अम्मी, मैं रूपचंद दादा के पास चला जाऊँ? वो मुझे अरंडी का तेल देंगे और ओलिन का मिश्रण देंगे। इससे मुझे जलन भी नहीं होगी। अच्छा, हाँ। कोई जरूरत नहीं है। लाला आज फिर मार पिटाई करके आया है। जा, रसोई में जा, तेरी पसंद की सब्जी बनाइए। चल भीतर, ओलिन का मिश्रण लगा लेता हूँ, घाव जल्दी भर जाएगा। डॉक्टर रूपचंद चाचा हमारे खानदानी डॉक्टर ही नहीं, अब्बा के बहुत पुराने दोस्त भी हैं। डॉक्टर साहब की दोस्ती अब्बा से, इनके बेटों की हम भाइयों से और बहुओं की हमारी भाभियों से आपस में दांत काटी दोस्ती। हम दोनों परिवारों की वर्तमान 3 पीढ़ियां इस तरह घुली मिली है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि भारत के बंटवारे के बाद इस प्रेम में दरार भी पड़ सकती है। दोनों परिवारों में मुस्लिम लीगी, कांग्रेसी और महासभाएं मौजूद है। हमारे परिवार में ना धार्मिक और राजनीतिक वाद विवाद भी जमकर होता है, मगर ऐसे ही जैसे फुटबॉल या क्रिकेट मैच हो। इधर अब्बा कांग्रेसी तो उधर डॉक्टर साहब। बड़े भाई लीगी थे तो उधर ज्ञानचंद महासभाई, इधर अब्दुल चाचा कम्युनिस्ट तो उधर गुलाबचंद चाचा सोशलिस्ट। और इस हिसाब से हमारी पत्नी और बच्चे भी उसी पार्टी से। सुना है स्कूल की दीवार पर किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, पर हमारे लाला ने उसे मिटाकर वहां अखंड हिंदुस्तान लिखा। भाभी, किसी देश को जिंदाबाद लिखने से कुछ नहीं होता ना। भाभी ये क्या कह रही है आप? हिंदुस्तान में रहते हुए कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे कह सकता है? पाकिस्तान अब एक हकीकत है और आपकी यही बात जिन्ना साहब की बात को सच करती है कि हिंदू मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज को दबा कर नहीं रख सकते। और जिन मुसलमानों को जाने का बनना हो वो क्या करे? भाभी आने जाने का सवाल ही कैसा? भाई इस मुल्क में या उस मुल्क में इतनी क्षमता ही नहीं कि इतने लोगों का पलायन कर सके। इससे सिर्फ दंगे फसाद बढ़ेंगे और कुछ नहीं। बाबूजी, इसी हिसाब से फाइनेंशियल, मटेरियल और मिलिट्री एसेट का भी तो बंटवारा होना चाहिए। और अत्याचार की बात कर ही रहे हो तो मजदूरों को ही ले लो। अरे अपना हिंदुस्तान, अपना पाकिस्तान, इन दोनों के बीच मरता केवल मजदूर ही है। अब्दुल भाईजान, बुरा मत मानिए, मजदूर वगैरह तो ठीक है, पर आप कम्युनिस्ट लोग वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं रखते? अब बड़े बड़े नारों के पीछे बात कर लेने से तो कुछ नहीं होता ना। ये सब तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता कितनी है, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कांग्रेस इनकी पहुंच कहाँ तक है? केवल गांव और कस्बों तक। बाबूजी, अम्मा, बुरा मत मानिएगा, पर कांग्रेस ने अहिंसा के पीछे छुपकर राजनीति ही तो खेली है। हकीकत से तो कोसों दूर है, क्यों नहीं? और इसी राजनीति के कारण आज लाला और छप्पा के बीच लड़ाई हुई है, पता है आपको? लाला
अरे हाँ भाई, हर बार की तरह राजनीतिक वाद विवाद के बाद चाय तो बनती ही है। भाभी चाय हो जाए। चाहे रहने दो अम्मा, घर पर बहुत काम है, आती हूँ। चला। हाँ, काम तो इन्हें ही है, हम तो यहाँ खाली पीली बैठे हैं, कोई काम ही ना। सफीना बहू सुनो तो, सफीना बहू। बाबूजी, मैं पार्टी कार्यालय जा रहा हूँ। जायदा भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब किसी का मन ही नहीं है तो चाय रहने ही देते हैं। मैं चलता हूँ। देश का बंटवारा निश्चित होने पर हमारे परिवार में एक और मुस्लिम लीग का जोर बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी ओर महासभा का घर पर जो भी कांग्रेसी मौजूद थे, उनका तो बिल्कुल ही पटरा ही हो चुका है। इधर जफर भाई जान की देख रेख में घर की सारी नई पोत एक दो पक्षपात रहित कांग्रेसियों को छोड़कर नेशनल गार्ड की तरह डट गई है। और इधर ज्ञानचंद भैया की सरदारी में सेवक संघ का एक छोटा सा दल भी डट गया। मगर प्रेम वही रहा पहले जैसा। इधर नेशनल गार्ड दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देते और सेवक संघ का दल उसे मिटाकर अखंड हिंदुस्तान लिख देता। ये उस वक्त का जिक्र है जब पाकिस्तान का लेन देन एक हंसने हंसाने की बात थी। आमतौर पर हमारे परिवारों में जब भी बहस मुबाहिसा होता तो कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहता। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट गालियां खाते मगर कांग्रेस में ही घुस पड़ते। बच जाते महासभाई और लीगी। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के दोस्त होते मगर राजनीतिक मामले में एक दूसरे के दुश्मन ही होते। फिर भी दोनों मिलकर कांग्रेस के ऊपर जुबानी हमला करते। भाई गुलाब, मैंने रशियन क्रांति पर एक किताब खरीदी है, पढ़ना चाहोगे? तुमने पढ़ी वो किताब? अच्छा भाभी, इस बार ना दाल भरी रोटी बनाते वक्त हम दाल को और अच्छे से पीसेंगे। और मैंने सुना है सरसों के तेल में बड़ा अच्छा स्वाद आता है। अच्छा, कैसे करते हैं? रुको, मैं रूपचंद को बुला आता हूँ। मैं सुबह ही गया था डॉक्टर के साथ जाके। अच्छा गए थे? आते होंगे कुछ देर। तबीयत थोड़ी नासाज है, थोड़ी देर में तो ठीक हो जाएगी। इसमें डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? कौन सा किसी को शहर से बुला रहा है? घर का ही तो डॉक्टर है। छप्पा, छप्पा, जा। क्या है? रूपचंद चाचा के यहाँ जा और कहना कि नानी की तबीयत नासाज है, तो जल्दी कर। अरे छप्पा रुक। डॉक्टर साहब को कहना घर में दाल भरी रोटी और दही बड़े बने हैं। वहाँ ना हो तो आ जाए। दादाजी, दादाजी। क्या हुआ छप्पा? हाँ छापा। दादाजी वो देखिए ताजी अम्मा की फिर से तबीयत खराब हो। हाँ तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। दादाजी, हाँ। दादी अम्मा ने बोला है घर पर दाल भरी रोटी और दही बड़े बनाए हैं, अगर खाना हो तो आ जाना जल्दी। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा सुनो, मैं डिप्टी साहब के यहाँ से आता हूँ। खाना मत खाना, सुना? अरे खाना नहीं खाओ तो फीस कैसे वसूल करूंगा? और एक काम करो, तुम लाला और चुन्नी को ही भेज दो। हाय राम, आपको तो लाज भी नहीं आती। लो, आ गया रुको। कहाँ रहे थे भाई? देखो तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी नासाज है। भाभी, अब तबीयत तो नासाज होगी ही, अकेले अकेले पुलाव उड़ाओगी तो बीमार ही पड़ोगी। जैसे तुम खाओ हो, वैसे औरों को समझते हो। डिप्टी साहब, ये बीमारी का सब बहाना है।
अरे हमें बुलाना हो तो वैसे ही याद कर लिया करो, ये बार बार का ढोंग ना नचाया करो। दो ना भाई ना, मैं इस जोकर से इलाज ना कराऊंगी। पर मैं दूसरी बार इलाज ना कराऊंगी, बता देती हूँ। दादाजी देखिए ना, मेरे भी कान में सुबह से दर्द हो रहा है। देखा तो क्या मुसीबत है डिप्टी साहब। अरे जैसे ही आता हूँ सारे के सारे टूट पड़ते हैं, कभी ये तो कभी ये, एक हाथ को तो जहर ही दे दूंगा। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो जानते हैं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अंदर होना चाहिए। और ये लोग इनकी दाई माँ से काम करवा रहे हैं। भाई जमाना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, और ये लोग वही पुराने तरीके आजमा रहे हैं। हाँ, उसको डॉक्टर है तो पैदा किए क्या कम वक्त किसी में फोटो करने के लिए? भाई बच्चा कमजोर होता है, उसकी हड्डियाँ नाजुक होती है, और ये लोग इनकी दाई माँ एक काम करता हूँ, मैं ही अंदर देख के आता हूँ। चल, हाँ मैं भी आऊँ। अच्छा तुम भी चलोगे? चलो चलो। अरे रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे हम डॉक्टर हैं। कौन सा बच्चा रखा है? कोई लाज शर्म है या नहीं? अंदर बच्चा होने वाला है, दाई माँ है, मैं हूँ। शर्म जैसे अंदर चले आ रहे हो? अरे वो डिप्टी साहब बोले हमको। दादा भाभी, शर्म है, चलना। सुना नहीं आपने? बाहर। कैसे रो रहा है देखो। दरवाजे से पिया मोरे बिहसत आवे, दुपट्टे का चवर डोलावे, सलोने रजहा सलोने धनहा। दरवाजे से पिया मोरे बिहसत आवे, दुपट्टे का चवर डोलावे, सलोने रजहा सलोने धनहा। दरवाजे से पिया मोरे बिहसत आवे, दुपट्टे का चवर डोलावे, सलोने बाबूजी, हाँ, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। उस दिन आप चंपा के स्कूल क्यों गए?
डिप्टी साहब आपके पुराने दोस्त हैं, मगर उनके जाने के बाद उनके पोतों और नवासों की फीस माफ करने जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाबूजी आपकी क्या उम्र है क्या ये सब करने की? इसमें 2 रुपए कम है, देखो। उनके घर अब्दुल है, जफर है, वो लोग देख लेंगे कि क्या करना है। बाबूजी आपकी जिम्मेदारी हम लोग हैं, वो लोग नहीं। और बाबूजी अपनी क्या कम जरूरत है जो आप उनके पीछे भागे चले जाते हो? ये बाकी पर्चियों के साथ रखो, जाओ। सबकी फिक्र है आपको, अब्दुल की, जफर की, फरीदा की। और हाँ, फरीदा की शादी तो आप ही की मर्जी से करवाई गई थी, इसीलिए अब उसका मियां हमारे घर आकर अपना दुखड़ा सुनाता है। और शीला, हमारी शीला को उनके घर आया का काम करना पड़ रहा है। बाबूजी आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसमें 9 रुपए कम है, देखो। या किस उलझन में पड़े हैं बाबूजी? घर उनका, वो अपने घर में 2 नए कमरे बनवाए, उनकी परेशानी, उनकी उलझन, आप अपनी राय क्यों देते हो? बाबूजी आगे चलकर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा ना। उनके घर का कोई भी काम हो बाबूजी आप भागे चले जाते हो। फजल का कॉलेज में साइंस ना लेना, उनके घर का ब्याह, दहेज, तुम्हारी सारी बात मैं सुन लूंगा, मगर ये शादी ब्याह के मामले में तुम ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। ठीक है, करते रहिए आपको जो भी करना है। वैसे भी आपने कभी सुनी है मेरी? तुमने जो कल घर पर लीगी झंडा लटकाया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अम्मा, कल से पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बन गया है, इसीलिए। आजाद? आजाद हो गया? पाकिस्तान के हिंदुस्तान का गुलाम है जो आजाद हो गया? इसे 2 भाइयों के बीच का बंटवारा। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में से कोई नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने। हमने मिलकर लड़ाई लड़ी आजादी के लिए, बंटवारे के लिए नहीं। ये पूरा मुल्क हम सबका है, इसमें तुम्हारा हमारा क्या रखा है? आज जो बाहर दंगे मार पिटाई हो रही है, इसे रोकने के लिए गांधी जी अनशन पर बैठे। गांधी जी अनशन पर बैठे हैं ताकि नफरत खत्म हो जाए। बेटा, तुम ये लीगी झंडा उतार दो। ये लीगी झंडा उतार देने से तुम कोई छोटे मुसलमान और वो बड़े हिंदू नहीं हो जाएंगे। बेटा, तुम ये लीगी झंडा उतार दो। अम्मा, वो कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ी। सुन, वो एक लीग का झंडा है और भला उससे किसी को क्या परेशानी हो सकती? बैठ जाओ। यही तो हमारी पहचान। यही तो दिक्कत है बेटा, ये सिर्फ हमारी पहचान है। पाकिस्तान के झंडे में भी सफेद रंग को जगह है, पर लीगी झंडे में ये ना तो पूरे भारत की पहचान है ना हो सकता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अम्मा, यहाँ आइए, शायद ये पैगाम आपको सही लगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। अम्मा, ये डॉक्टर चाचा के तिरंगा झंडा मेरा और काफी मजमा भी इकट्ठा हो गया। हाँ अम्मा, जफर, अम्मा लो प्रसाद लो। भाई आज इतना खुशी का दिन है, आज हिंदुस्तान आजाद हुआ है, पर आप सब इतने दुखी क्यों हैं? भाई आपकी खुशी तो दुगनी होनी चाहिए। जफर वो तिरंगा देख रहे हो? सबसे ऊपर जो रंग है
वो भगवा रंग है। ये केसरी रंग है। ये रंग है शौर्य, बलिदान और एकता का। बस कुछ साल रुक जाइए, फिर देखना कैसे ये रंग सारे झंडे पर छा जाएगा। अम्मा, अब ये नीली झंडा नहीं उतर। सुनिए, मुझे लगता है कि अब हमारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छोटे मुंह के मायके वाले देखा ना आपने, किस तरह बहावलपुर से माल लुटाकर अपनी जान बचाकर आ गए। वो तो मैंने बगल की नूरी बेगम को दरख्वास्त की कि उन्हें 4 दिन वहाँ रहने दें। मुझे पता नहीं कहाँ जाए, क्या होता। सही कह रही, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो अब्बास कल बता रहा था उसकी खाला जान ट्रेन से उस पार जा रही थी। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से लोगों से भरी हुई, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी गई। एक औरत ने तो अपने 9 महीने के बच्चे के मुंह में दुपट्टा ठूस। यार अल्लाह, किसी जान को कोई औरत ऐसे कैसे कर सकती है? करना पड़ा उसे, क्योंकि जरा सी भी आवाज आती तो पूरी बोगी को खत्म कर दी। अजी सुनते हो? हाँ? मेरी रावलपिंडी वाली बुआ, उनकी लड़की को बच्चा हुआ है। हम उसे देखने जरूर जाएंगे। हाँ शीला, सब ठीक हो जाए तो हम चलेंगे, और अब ये सब आना जाना नामुमकिन लगता है। रावलपिंडी में दंगाइयों ने तो ऐसा उत्पात मचाया है कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही। हाँ, निर्मला बता रही थी, उसके ससुराल वाले तो मूर्छित अवस्था में आए। वहां से जान बचाकर हिंदुस्तान आने के लिए कोई साधन ना मिला तो पैदल ही चल गए। इतने दिनों से खाना तो छोड़ो, पानी तक ना नसीब हुआ उन्हें। यहाँ किसी तरह जिंदा तो पहुंचे, पर मूर्छित अवस्था। उन्हीं के साथ उसके ननद की बहन भी थी, अपने दोनों जुड़वा बच्चों को हाथ में उठाकर चल रही थी। पर आधे रास्ते में ही उसके पैर दर्द से इतने दुखने लगे कि चलना भी मुश्किल हो गया था उसका। अपने बच्चों में से एक को उधर ही छोड़कर चलना पड़ा, क्योंकि आप तो जानते ही, अगर रुकती तो जिंदा ना लौट पाती। फातिमा उस दिन रोते रोते घर आई और बता रही थी कि उसे रिफ्यूजी कैंप के पास वाले अस्पताल में भर्ती कराया। उसी रात स्टेशन पर ट्रेन आई। फातिमा और परिवार उसी समय स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए भागे और ट्रेन पकड़ ली। अल्लाह का शुक्र है कि वो सब सही सलामत वहां पहुंचे। अब नानी भी की तबीयत तो खैरियत है ना? वो नानी भी को इत्तिला किए ही बगैर चल गए। अब वो जिंदा भी है या नहीं, कुछ पता नहीं। अब इस हिसाब किताब में तो बिल्कुल मन नहीं लगता। अपना चंदन 17 साल की उम्र में लाहौर पढ़ने चले गए, और इस दंगाई की हालत में उसकी अम्मा और बौजी यहाँ आने को निकले, और इस भागा दौड़ी में वो उसे पता नहीं बोल गए कि वो यहाँ आए। अब वो बेचारा उसे वहां ढूंढ रहा होगा, और ये लोग रावलपिंडी में। अब आगे चलकर ये दोनों मिल भी पाएंगे या नहीं, कौन जाने। कोई नहीं कह सकता शीला कि कब किसके सर पर कौन सी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए मैं लाला से कहता हूँ कि खबरदार जो घर के बाहर कदम भी रखा है तो। हाँ, हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता है। पता नहीं कब कौन कैसा मिल जाए, कहाँ कौन सा दंगा शुरू हो जाए, कुछ पता नहीं। मैं ध्यान रखूंगी।
कि वो घर पर चाची चाची चाचू रुपचंद दादा चाचू रुपचंद दादा रुपचंद दादा चिल्लाओ मत। चाची चाची देखो ना बहुत खून बह रहा है रुपचंद दादा। बाबूजी घर पर नहीं है। चाची कोई दवाई होगी? कोई दवाई नहीं है यहाँ। तुम जाओ यहाँ से। चाची देखो ना वही मैंने कहा ना तुम्हें जाओ यहाँ से। चलो निकलो। अब तुम्हारे यहाँ वापस नहीं आओ तो अच्छा होगा। ध्यान रखना शीला, ये बात बाबूजी को किसी के हालत में पता ना चले। अम्मी अब्बू छपा ये इतना खून क्या हुआ? बेटा? क्या हुआ? वो बगल के मोहल्ले में कुछ अपने लोग जमा हुए, मैं भी उधर ही खड़ा था और अचानक दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी और एक पत्थर यहाँ लगा और एक खून। चल चल तू रुक जा, जल्दी क्या चल चल। मैं गया था अम्मी, शीला चाची ने मुझे भगा दिया और कहा कि इसके बाद कभी वापस मत आना। अम्मी अब हमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। अम्मी हम कल भी यहाँ से निकल जाएंगे। अब्बू सोने चांदी के जेवरात मैंने उस पोटली में बांधकर पेटी में रख दिए और साथ में सूखी मेथी और मुर्गी की खिचड़ी ले ली है। हम लोग सर्दियों को मुझे दिया कि नहीं? हाँ हाँ ले लिया। इन रोहट की पोटलियों की क्या जरूरत है? रख लो ले वापस। आपको क्या दिक्कत है जी? ये हमारे साथ ही पाकिस्तान जाएगी। छपा मैंने बर्तन भी पूरे अंदर रखवा दिया। हाँ ठीक है। अब्दुल इधर आना। ये अम्मा की बेटी बोल मेरे बेटी को हाथ न लगाना, रखो इसे नीचे। क्यों? आप नहीं चली? नोच मोई सिद्धों में भरने जाओ। अल्लाह मियाँ मुर्गी पैजामे फड़काती फिरे। तो अम्मा चाची के ढाके चली जाओ। एक और ढाके खाई जाएगी। वहां जाकर क्या बंगालियों की तरह चावल नसल नसल कर खाएगी? तो रावलपिंडी चले जाओ छोटे अब्बा के यहाँ। अम्मा मेरी अल्लाह पा पंजाबियों के हाथों मिट्टी गंदी ना कर। मिट गए तो जकियों की तो जुबान बोले। रिक्शा वाला चुप है। मतवार। अम्मा क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है तू? तो कह रहा था अम्मा यहाँ रहकर कट मार देगा। तुम लोग जाओ, अब मैं कहाँ जाऊंगी अपने अंतिम घड़ी में। अंतिम घड़ी में काफिरों से गल बनवाओगी क्या? अम्मा तो सटिया गई है। इस उम्र में इनकी बुद्धि ठिकाने वाली नहीं है। काफिरों में मासूमों पर और भी अत्याचार किए हैं। अपना देश होगा तो जान माल का खतरा ही नहीं होगा। ना वतन है किस चिड़िया का नाम, जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिसमें लोट पोट कर पले बड़े, वही अपना वतन ना हुआ तो फिर जहाँ 4 दिन जाकर बस जाओ वो कैसा अपना वतन हो जाएगा।
वतन उजाड़ने और बसाने का खेल कोई दिलचस्प तो नहीं। एक दिन था जब मुगल अपना वतन छोड़ नया वतन बसाने आए, तो आज फिर चलो वतन बसाने। वतन न हुआ पैर की जूती हो गई, जरा तंग पड़ी तो उतार फेंकी और दूसरी पहन ली। कभी चल गई कभी न बैठा रोई, दोनों मुड़ के बीच में तो सादा निकले कोई। चक्की चल रही कबीरा बैठा जोई, खूंटा पकड़ो निज नाम का तो साजा निकले जो सोई। वही जमे रहो अंदर, बाहर मत निकलना। अरे तुम लोगों को समझ आ रहा है तुम लोगों ने क्या किया है? पहले हम सब भाइयों की तरह रहा करते थे। कभी वो हमारे घर खाना खाने आते तो कभी हम उनके घर खाना खाने जाया करते थे। लेकिन आज अरे तुम लोगों को एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं, नफरत भर गई है तुम्हारे अंदर। इसी नफरत के कारण सारे देश में दंगे हुए जा रहे हैं। ये घर भी आज सूना पड़ा है। जिन ईंट पत्थरों की वजह से घरों को बनाया जाता है, आज उन्हीं का इस्तेमाल घरों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। चाकू छुरियों से लोगों को काटा जा रहा है। सरकारों ने देश को नहीं बल्कि इंसानियत को ही बांट दिया है। ये सड़क ये भी आज वीरान है। ये सब नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें। छोड़ो, समझाया भी तो इंसानों को जाता है। ये पुतलों को समझाने का क्या अर्थ? सभी लोग ध्यान से सुने। आज लोनी जंक्शन से लाहौर जाने वाली ट्रेन कल सुबह निकलेगी।
सामने कोने वाले कमरे में मेरी पहली बेटी पैदा हुई। वो कोने में एक नाल गड़ा, एक नहीं 10 नाल गड़े। 10 आत्माओं ने यहाँ सांस ली। 10 मांस व हड्डियों की मूर्तियों में 10 इंसानों ने यहाँ जन्म लिया। पाप कोख से जिसे छोड़ वो निकल पड़ी, जैसे वो पुरानी कजली थी जिसमें मुझे कांटों में उलझा कर वो सब छोड़ चल पड़ा। एक नदी नदी हस्तियों की प्यारी प्यारी आगू आगू से आज भी ये कमरा गूंज रहा है। यही तो जीवन साथी ने 50 वर्ष गुजर जाने के बाद मुंह मोड़ लिया था। दरवाजे के सामने कफन में लिपटी लाश रखी थी और सारे लोग उन्हें घेरे थे। किस्मत वाले थे वो जो अपने प्यारों की गोद में गुजर गए, पर जीवन साथी को छोड़ गए। आज बेकफन लाश की तरह लावारिस पड़ गई है। जामीन की सिराने कई वर्ष कपकपाती हाथों ने चिराग जलाया था, आज चिराग में तेल नहीं है और बाती भी समाप्त हो चुकी है। भाभी थोड़ा खा लो। रात भर न जाने कितनी देर जाहिदा भाभी पे यादों ने अचानक हमला किया। न जाने कहीं सब रास्ते में ही खत्म ना हो जाए। आजकल तो पूरी पूरी रेलें कट रही। भाभी ने 50 वर्ष खून से सींच कर खेती तैयार की और आज वो देश निकाला लेकर नई धरती की तलाश में गिरते पड़ते चल पड़े। कौन जाने नई धरती पौधों को रास आए ना आए, गुमराह तो ना जाएंगे ये गरीबुल वतन पौधे। छोटी बहू का तो अब भगवान रखे अगीना महीना है। जाने कौन से जंगल में जच्चा खाना बने। घर परिवार नौकरी व्यापार सब कुछ छोड़कर चल के नए देश में। चील कौओं ने कुछ छोड़ा भी होगा या वो तकती ही लौट आएंगे। और जो लौट कर आए तो फिर से जड़ें पकड़ने का मौका मिलेगा या नहीं, कौन जाने। उनके लौट कर आने तक भाभी जिंदा रहेगी या नहीं।
जाया करो। और हाँ, आज तो मेरी फीस दिला ही दो। ये तुम्हारे नालायक लड़के हैं ना, ये भागे चले जा रहे थे। लोनी जंक्शन से पकड़ कर लाया हूँ। भाई पुलिस सुपरिटेंडेंट का भी खौफ नहीं खाते।